Hello everyone, how are you all? I hope everything going great and amazing. Welcome to our CA Final Indirect Taxes Revision Test Paper Discussion. इस वीडियो में अपन मई 2026 की आरटीपी डिस्कस करने वाले हैं. नाउ हैप्पी न्यूज, आरटीपी बहुत ज्यादा टफ नहीं है इस बार. सो यू आर गोइंग टू फाइंड ऑलमोस्ट B to C कैटेगरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ओनली इन आरटीपी, एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ के. तो फटाफट से अगर वीडियो को देख लोगे, आरटीपी साथ में ओपन रखोगे, आपका एक लोड ऑफ हो जाएगा, मेरे साथ साथ आरटीपी खत्म हो जाएगी. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी है यहाँ पे जो ऑलरेडी अपनी क्वेश्चन बैंक में है. उसका आई विल गिव यू रेफरेंस कि अपनी क्वेश्चन बैंक में ये पेज नंबर, ये चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, डिट्टो. सो यू कैन रेफर फ्रॉम देयर ऑल्सो. जो भी नए क्वेश्चन है, जो भी एमसीक्यूज है, सब कुछ अपन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट. केस सिनेरियो नंबर 1. अब ये जो पूरा केस स्टडी है, ये कहाँ से है, पहले मैं आपको उसका एक रेफरेंस दे देती हूँ ताकि बहुत इजीली आप मेरे साथ इसको सॉल्व कर पाओ. अपन एक पॉइंट पढ़ते हैं. सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में जो क्लैरिफिकेशंस दे रखे हैं, वहां पे एक लास्ट क्लैरिफिकेशन है वारंटी को लेके. सो वेरी सिंपली आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू अबाउट व्हाट द कॉन्सेप्ट वाज, और फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे. तो मैम, वारंटी के केस में अपन पढ़ते हैं, अगर जो ओरिजिनल गुड्स या सर्विसेज जब सप्लाई हो रहे हैं उसके साथ ही वारंटी दी जा रही है, तो मैम ये तो कॉम्पोजिट सप्लाई बन जाती है. जैसे टीवी के साथ 1 साल का वारंटी आना, एसी के साथ 1 साल का वारंटी आना, ये कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाता है. तो जो अपना प्रिंसिपल रेट ऑफ टैक्स है गुड्स या सर्विस का, वही पूरे सप्लाई पे लग जाता है इंक्लूडिंग वारंटी. एक एक्सटेंडेड वारंटी का भी अपन पॉइंट पढ़ते हैं अपनी बुक में, सप्लाई चैप्टर के एंड पे दे रखा है. एक्सटेंडेड वारंटी भी मैम अगर ओरिजिनल गुड्स या सर्विस के साथ ही दे दी जाती है उसी टाइम पे, तो ये भी कॉम्पोजिट सप्लाई का ही पार्ट बन जाती है. मतलब जो एक्सटेंडेड वारंटी आप ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे साथ में गुड्स या सर्विस के दे रहे हो, उसके ऊपर भी वही जो मेन ओरिजिनल गुड्स सर्विसेज होंगे उसका रेट लग जाएगा. हावेवर मैम, गुड्स या सर्विस अलग से बेचे और फिर उसका जो वारंटी है वो आप बाद में कभी अलग से दोगे, तो मैम ऐसे केस में फिर वारंटी के ऊपर जो भी रेट लगता होगा वो उस सेपरेट ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी के ऊपर लगने वाला है. राइट मैम. सो क्रक्स सिंपली सेज, अगर गुड्स या सर्विस के साथ वारंटी दे दी या एक्सटेंडेड वारंटी दे दी, वो कॉम्पोजिट सप्लाई है. ओरिजिनल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स और सर्विसेज पे ही टैक्सेबल होगा. हावेवर मैम, गुड सर्विसेज अलग टाइम पे सप्लाई किए और सिर्फ वारंटी का सर्विस, एक्सटेंडेड वारंटी का सर्विस अलग से दिया, तो जो वारंटी का रेट होगा वो उस वारंटी के ऊपर एप्लीकेबल होगा. ये क्लैरिफिकेशन अपनी बुक में है, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं. ऑलमोस्ट हाफ केस स्टडी आपकी इसी क्लैरिफिकेशन से सॉल्व हो जाएगी. जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको आएगा तब बताऊंगी. चलो. So Carbon Light Industries Limited is supplier registered under GST in Ahmedabad, गुजरात. तो सप्लायर गुजरात में है. ये क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि मैम अगर प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात हुआ तो C+SGST लग जाएगा, अदरवाइज इंटरस्टेट होगा तो IGST. It is engaged in manufacture of smart watches and supply of various other goods and services. स्मार्ट वॉचेस एक स्टैंडर्ड वारंटी के साथ दी जाती है. मुझे एक बात बताओ, वो स्टैंडर्ड वारंटी जो वॉच के साथ ही आ जाती है वो कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगी मैम. यानी ये वारंटी का प्राइस अलग से बताए ना बताए, हमें पता है वो वॉच की ही रेट से टैक्सेबल हो जाएगा. इन एडिशन अपन एक एक्सटेंडेड वारंटी का भी ऑप्शन देते हैं फॉर 6 months अंडर अ सेपरेट अग्रीमेंट एंटर्ड विद द कस्टमर्स. मैम अगर ये एक्सटेंडेड वारंटी भी ओरिजिनल सप्लाई के साथ ही आपने दे दी तो वो भी कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बन के और ओरिजिनल सप्लाई के रेट से टैक्सेबल हो जाएगा. लेकिन ये एक्सटेंडेड वारंटी कस्टमर बाद में भी खरीद सकता है. जब उसका ओरिजिनल वारंटी पूरा खत्म हो जाए उसके बाद वो आके अलग से एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर सकता है. अब अगर कस्टमर बाद में आके अलग से एक्सटेंडेड वारंटी परचेज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा रेट लगेगा मैम, जो एक्सटेंडेड वारंटी के ऊपर लगना चाहिए वो. तो लेट अस फर्स्ट सी के क्या क्या रेट्स यहाँ पे दे रखे हैं क्वेश्चन में. कुछ अपने को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आईटीसी का, वो हो सकता है कि नेट पेएबल या आईटीसी टोटल निकालने के काम आए अपने को. सारे फिगर्स एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है. बाकी सारी कंडीशंस कंप्लाइड है, अपन आईटीसी ले सकते हैं. रेट ऑफ सीएस आईजीएसटी बोल रहे हैं सब पे 18% है, इनवर्ड आउटवर्ड गुड सर्विसेज सबके ऊपर. खाली वारंटी के ऊपर रेट लगना चाहिए 5% का. मतलब जो वारंटी वॉच के साथ सप्लाई हो गई, चाहे ओरिजिनल स्टैंडर्ड चाहे एक्सटेंडेड, सब पे वॉच जैसा 18% का ही रेट लगा देंगे. लेकिन अगर कोई एक्सटेंडेड वारंटी खाली अलग से सप्लाई करी गई है तो ये ध्यान रखना है कि उसके ऊपर अपने को 5% का रेट लगाना पड़ेगा. राइट मैम.
उसके बाद ये पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय सीआईएल डू नॉट अमाउंट टू सप्लाई। ये जो पॉइंट्स इन लोगों ने दे रखे हैं इसमें से क्या सप्लाई नहीं है। ऑनेस्टली सेइंग, जब मैंने आरटीपी पहले खुद सॉल्व करी, मैंने केस स्टडी पढ़ी भी नहीं थी, ये एमसीक्यू डायरेक्टली रीड किया और उसी से मुझे पता चल गया कि आंसर बी है। बाद में केस स्टडी पढ़ के मैंने मैच करा, बट विदाउट इवन रीडिंग द केस स्टडी आई वॉज प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि आंसर बी होना चाहिए। कैसे, लेट अस फाइंड आउट। चलो अपन भी केस स्टडी पढ़े बिना पहले इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बोल रहे हैं सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन टेरिटोरियल वाटर्स। मैम जनरली तो टेरिटोरियल वाटर्स में अगर अपन सप्लाई करते हैं तो वो सप्लाई होता ही है, जो भी नियरेस्ट कोस्टल स्टेट ड्यूटी होता है उसको अपन प्लेस ऑफ सप्लाई भी मान लेते हैं। मतलब जनरली, अभी तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं है क्या टेरिटोरियल वाटर्स क्या है कुछ पता नहीं, बट जनरली पढ़ने पे ये सप्लाई लग रहा है। सोलर पैनल्स बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू अनरिलेटेड पर्सन। देखो मैम, अगर रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन को फ्री में दे देते तो शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई हो ही जाता। बट यहाँ पे ना अब एक डाउट है खाली, आईटीसी लिया कि नहीं, क्योंकि शेड्यूल 1 का पॉइंट 1 क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, जिसपे आपने आईटीसी ले रखा है वो सप्लाई है। यहाँ पे अनरिलेटेड पर्सन है, मतलब रिलेटेड वाला पॉइंट तो आएगा नहीं। परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है, हाँ। बिजनेस असेट भी थी, हाँ। फ्री में दी है तो शेड्यूल 1 से चेक करना पड़ेगा। बस मुझे एक डाउट है, आईटीसी आएगा कि नहीं आएगा। मैंने एक बार मान के चला, क्योंकि सारे ही ऑप्शन में यहाँ पे 2 पॉइंट तो दिया हुआ ही है एज सच, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो यार ठीक है, मान लेते हैं कि आईटीसी नहीं लिया होगा, तो अकॉर्डिंगली ये नो सप्लाई हो गया। क्वेश्चन अपना पढ़ना अभी बाकी है। सप्लाई ऑफ मोल्ड्स एंड डाइज ओन्ड बाय टू अनरिलेटेड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, ये तो एज इट इज अपन एक क्लैरिफिकेशन सप्लाई चैप्टर में पढ़ते ही है कि जब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फ्री में बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट बिना कोई रिश्तेदारी ऐसे ही मोल्ड्स डाइज सप्लाई कर देता है, तो ये तो मतलब सप्लाई एज सच नहीं होता है। सो वी आर गोइंग टू से दिस इज नो नॉट अ सप्लाई, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन भी नहीं है तो वो शेड्यूल 1 पैरा 2 में भी फॉल होगा नहीं। नॉट रिलेटेड पर्सन मोल्ड्स डाइज ऐसे ही फ्री में दे दिया तो मैम नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, ये तो सप्लाई नहीं होगा। ट्रेनिंग अपन ने अपने एजेंट को फ्री में दिया है। मैम प्रिंसिपल एजेंट को, एजेंट प्रिंसिपल को अगर गुड्स सप्लाई करे ना बिना कंसिडरेशन के, तो शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई होता है। लेकिन क्या ट्रेनिंग गुड्स होते हैं? नहीं मैम, ट्रेनिंग तो सर्विसेज होती है। तो क्या एजेंट को सर्विसेज फ्री में देना शेड्यूल 1 में फॉल होके सप्लाई बनेगा? नहीं मैम, तो ये भी एज सच तो नो सप्लाई ही लग रहा है। मतलब मेरे हिसाब से खाली पॉइंट 1 सप्लाई होना चाहिए, 2, 3, 4 तीनों ही नॉट सप्लाई होने चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ मैम, ऑप्शन बी बोल रहा है कि 2, 3, 4 नॉट सप्लाई नहीं है। ट्रस्ट मी, व्हेन आई सॉल्व्ड आरटीपी फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिड इट लाइक दिस ओनली डायरेक्टली। मैंने सोचा कि ठीक है क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे। अब अपन एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। हावेवर ऐसा करना रिस्की हो सकता है, अगर एग्जाम में टाइम कम है, केस स्टडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मे बी आप इस तरीके से कभी कभी सॉल्व कर सकते हो। हावेवर अभी अपन प्रॉपरली पॉइंट बाय पॉइंट इसको चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहला टेरिटोरियल वाटर्स वाला एडजस्टमेंट ये रहा। ये बोल रहा है कि अपन ने टैक्सेबल गुड्स टेरिटोरियल वाटर्स में सप्लाई करे हैं 6 लाख रुपीस। टेरिटोरियल वाटर्स जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स है केरला से और 15 नॉटिकल माइल्स है तमिलनाडु से। मतलब सिंपली ये तो एक नॉर्मल सप्लाई हो गया मैम, जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है? केरला, क्योंकि मुझे लेना है नियरेस्ट कोस्टल स्टेट और यूटी। अगर मैं नियरेस्ट डिस्टेंस देखूं तो 12 नॉटिकल माइल्स इज लेस देन 15 नॉटिकल माइल्स, सो केरला नियरेस्ट है, तो ये तो सप्लाई है और प्लेस ऑफ सप्लाई केरला भी होने वाला है, इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। सो यस, पॉइंट नंबर 1 इज सप्लाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये लोग बोल रहे हैं कि अपन ने सोलर पैनल्स जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे थे फ्री में दिए हैं अनरिलेटेड पर्सन को, नो आईटीसी टेकन। अपन यही अजम्पशन लेके चले थे कि यार सोलर पैनल का आईटीसी नहीं लिया होगा, तो ये परफेक्ट मैच हो गया। सोलर पैनल फ्री में सप्लाई किया है, बिजनेस एसेट था, सब कुछ बराबर है, पर शेड्यूल 1 में फॉल होने के लिए आईटीसी लिया होना चाहिए था। यहाँ पे अपन ने आईटीसी नहीं लिया, सो अपन सही है, दिस इज नॉट अ सप्लाई। उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन। तो मोल्ड्स डाइज ओन्ड बाय इट अपन ने ऐसे ही अनरिलेटेड कस्टमर्स को फ्री में दे दिया। अब देखो ये सप्लाई ही नहीं है ना, तो फिर इसका ओपन मार्केट वैल्यू ने, प्राइस ने, ये सब रेड फ्लैग है, आपको इग्नोर करना है, बस आपको कंफ्यूज करने दिया है। जब प्राइमा फेसी डेटा पढ़ने पे ये समझ में आ रहा है कि ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है, तो ये सारी वैल्यू आपको बस कंफ्यूज करने देते हैं ताकि आपको लगे कि ओहो इतना डेटा दिया है, कुछ तो निकालना होगा, ये तो सप्लाई होगा, बट ये डेटा पूरा का पूरा इररेलेवेंट है, ये सप्लाई नहीं है, आईटीसी नहीं लिया था। मोल्ड्स डाइस भी फ्री में सप्लाई कर देना अनरिलेटेड पर्सन को,
सप्लाई नहीं होता तो इसका भी ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह सब कुछ फालतू बस कंफ्यूज करने अपने को दे रखा है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। और मैम अपन ने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है अपने एजेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ट्रेनिंग का भी इन लोगों ने इधर कॉस्ट वगैरह सब दिया है, सब इररिलेवेंट बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एजेंट प्रिंसिपल को या प्रिंसिपल एजेंट को एज पर शेड्यूल 1 पैरा 3 गुड्स सप्लाई करे तो जीएसटी में सप्लाई होता है। सर्विसेज के लिए कंसिडरेशन लगता है। फ्री में सर्विस दिया प्रिंसिपल ने एजेंट को, एजेंट ने प्रिंसिपल को, तो वो सप्लाई में फॉल नहीं होगा। मतलब यस मैम, अब अपन चेक भी कर चुके हैं सारे एडजस्टमेंट्स के साथ कि 2, 3 और 4 नो सप्लाई है, खाली फर्स्ट ही सप्लाई है। क्वेश्चन ने पूछा कि क्या सप्लाई नहीं है, तो अपन ने इनको बोल दिया कि पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 इज नॉट अ सप्लाई। डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं कि जो भी स्मार्ट वॉचेस है उस पे क्या जीएसटी पेएबल होगा जो अपन ने अक्टूबर में सेल करा है एक्सटेंडेड वारंटी के साथ। ठीक है मैम, अक्टूबर का डेटा यहाँ पे दे रखा है। हाँ मैम, ये पूरा डेटा अक्टूबर का है। ये अक्टूबर में जो अपन ने वॉचेस सेल करी है प्लस ये जो एक्सटेंडेड वारंटी अक्टूबर में साथ में ही दे दी है उसी सेल की, और ये यहाँ पे सितंबर की कुछ सेल थी जिसकी एक्सटेंडेड वारंटी अपन ने अक्टूबर में दी है। तो व्हाट इज द टोटल डेटा हियर? मैम ये तो अपना नॉर्मल वॉचेस का सेल है, प्लस हम बोल रहे हैं कि इसी महीने की सेल पे, जो अक्टूबर महीने की सेल थी, इसी महीने की सेल पे इसी साथ में अपन ने एक्सटेंडेड वारंटी भी दे दी। तो मुझे बताओ, जो तुम्हारा नॉर्मल सप्लाई है उसके साथ सेम टाइम पे अगर तुम एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रहे हो तो मैम ये कॉम्पोजिट सप्लाई बन जाएगा ना, और ये सारी चीजें 18% के रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा आपको कि स्मार्ट वॉचेस जो एक्सटेंडेड वारंटी के साथ प्रोवाइड करी गई है अक्टूबर में, ओनली स्मार्ट वॉचेस जो एक्सटेंडेड वारंटी के साथ अक्टूबर में प्रोवाइड करी गई है, उसके ऊपर जीएसटी पेएबल कितना होगा। तो मैम देखो, इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट दोनों है, विद इन गुजरात भी है और आउटसाइड गुजरात भी है। तो जो विद इन गुजरात है 15 लाख, प्लस में साथ में 150 भी कर लेती हूँ क्योंकि टोटल रेट सब पे 18% ही एप्लीकेबल होना चाहिए। ये कॉम्पोजिट सप्लाई बन गया। और आउटसाइड गुजरात 35 लाख है, प्लस मैं इस पे क्या कर लेती हूँ, एक्सटेंडेड वारंटी भी अक्टूबर वाली ही ऐड कर लेती हूँ विच इज 3 लाख। इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, 18%। बट मैम जो विद इन गुजरात है ना उस पे 99% सी और एसजीएसटी लगाना पड़ेगा, और ये जो आउटसाइड गुजरात है 35 लाख प्लस 3 लाख 38 लाख, इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट 18% लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कंप्यूट ऑलरेडी करके आपको यहाँ पे दे दिया है कि अगर आप 99% लगा लेते हो, 15 लाख का 9%, 1,50,000 का 9%, और यहाँ पे सीधा 35 लाख का 18% अपन ले लेंगे और 3 लाख का 18% अपन ले लेंगे। तो जो भी अपना वॉच का ओरिजिनल सेल था 1535, इस पे 99, इस पे 18 ले लिया, और प्लस जो इसी महीने का साथ में दिया हुआ एक्सटेंडेड वारंटी था इस पे भी अपन ने 99% और 18% ले लिया। एंड देन इफ आई मेक अ टोटल, तो मैं बोलूंगी कि सीजीएसटी में आता है 1,48,500, एसजीएसटी में 1,48,500 और आईजीएसटी में 6,84,000। ये मेरा जीएसटी पेएबल आ जाएगा वॉच और एक्सटेंडेड वारंटी जो मैंने अक्टूबर महीने में ही दी है उसके लिए। राइट मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो एक्सटेंडेड वारंटी जो सप्लाई तो अक्टूबर में करी है बट इसकी जो सेल थी ना वो कभी पहले ही हो चुकी थी सितंबर में, इसका भी डेटा है क्या अपने पास? हाँ मैम, ये दे रखा है ना। ये ऐसी एक्सटेंडेड वारंटी जो दी तो अपन ने अक्टूबर महीने में है, बट कौन से गुड्स के लिए, जो गुड्स अपन ऑलरेडी सितंबर में ही सेल कर चुके हैं उनके लिए। मतलब ये वाली वारंटी गुड्स के साथ क्लब नहीं होगी, गुड्स अलग से सप्लाई हो गए, वारंटी अब बाद में दे रहे हैं एक्सटेंडेड वारंटी। तो मैम इसके ऊपर कौन सा रेट लगना चाहिए, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सप्लाई हो गई है वारंटी की, तो वारंटी के ऊपर जो रेट लगता है 5%, वो वाला रेट अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो 50,000 के ऊपर 2.5% और 1 लाख के ऊपर सीधा 5%, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई सब चीजों पे रेट 18% है लेकिन वारंटी पे रेट 5% है। तो सिंपल अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्सटेंडेड वारंटी सेपरेटली सप्लाई करिए, मतलब 5% का इंडिपेंडेंट रेट लग जाएगा, 50,000 का 2.5 सी और एसजीएसटी, और 1 लाख का 5% सीधा 5,000 का आईजीएसटी यहाँ पे लग जाएगा। राइट। उसके बाद ये बोल रहे हैं जीएसटी पेएबल ऑन द स्पेयर पार्ट्स रिप्लेनिश्ड बाय सीआईएल टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स बाय डिस्ट्रीब्यूटर। क्वेश्चन पढ़ते ऊपर तो समझ में आएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स replenished by CIL to its distributors through delivery challan without separately charging any consideration
फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कस्टमर्स अंडर वारंटी। इसके रिलेटेड भी स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन अपनी बुक में सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में दे रखा है। वारंटी का अगर आप क्लेरिफिकेशन देखोगे, ये आई गेस अमेंडमेंट था मई 25 या तो सितंबर 25 का ये अमेंडमेंट था, जहां पे अपन पढ़ते हैं कि अगर अपन वारंटी पीरियड में कोई प्रोडक्ट है उसको फ्री में अपन रिप्लेस कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, कस्टमर से कुछ चार्ज नहीं करते, तो उस टाइम पे कोई जीएसटी नहीं लगता। हावेवर जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आईटीसी भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने फ्री में सप्लाई कर दी तो उसकी आईटीसी ब्लॉक कर देंगे, बिकॉज अपन समझते हैं कि ये वारंटी पीरियड में करी गई चीजें एक्चुअली फ्री में नहीं होती है। जब अपन ओरिजिनल सप्लाई करते हैं उस टाइम पे मान के चलते हैं कि यार इतने प्रोडक्ट तो रिपेयर होने आएंगे, तो उसका जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होता है वो एमआरपी में जोड़ के ऑलरेडी कस्टमर से ले लिया जाता है। तो ये विदाउट कंसिडरेशन है, इसके लिए आईटीसी ब्लॉक करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। बट उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे ये चीजें आप फ्री में रिपेयर करके दे रहे हो कस्टमर को, उस टाइम पे कोई एडिशनल जीएसटी आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अब मैम हमेशा मैन्युफैक्चरर खुद तो रिपेयरिंग करता नहीं है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू गुड्स सप्लाई कर देता है। अब अगर कोई खराबी भी हुई तो आप अपनी द कोइंसिडेंसेस के, मैंने जब पहली बार भी ये टॉपिक पढ़ाया था तो अपन ने वॉच का एग्जांपल लेके ही पढ़ा था। इफ यू आर माय स्टूडेंट, आपने सफल पावर रिवीजन कभी भी अगर ये वारंटी का टॉपिक मुझसे पढ़ा है तो मैं वॉच का ही एग्जाम्पल लेके शुरू से इसको समझा रही थी, और इस बार आरटीपी में भी वॉच का ही एग्जाम्पल ले लिया गया है। सो माई स्टूडेंट्स आर वेरी वेल गोइंग टू कनेक्ट विद दिस पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था कि मानो वॉच खराब हो गई तो अपन जाते हैं जस्ट इन टाइम डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि अरे यार इस घड़ी को ठीक कर दो। अब जस्ट इन टाइम वाला क्यों अपना खर्चा करेगा, अपन ने राडो वॉच का एग्जांपल लिया था राइट क्लास में। हाँ मैम, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि जस्ट इन टाइम वाला क्या करेगा, राडो को कॉल करके बोलेगा कि भाई तुम्हारी बेची हुई घड़ी खराब हो गई, तुमने कस्टमर को वारंटी दी थी, तो लाओ जो भी स्पेयर पार्ट रिप्लेस करना है, ठीक करना है, मुझे भेजो। तो राडो यहाँ पे क्या करेगा, फ्री में वो स्पेयर पार्ट किसको दे देगा, जस्ट इन टाइम को, और जस्ट इन टाइम कस्टमर को वो स्पेयर पार्ट रिप्लेस करके दे देगा। तो यहाँ पे अपन वही बोल रहे हैं कि ये स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट है। 25,000 और 30,000 का स्पेयर पार्ट एक्चुअली राडो ने दिया है किसको, जस्ट इन टाइम को, ताकि जस्ट इन टाइम कस्टमर्स को ये चीजें ठीक करके दे सके। राइट, दिस इज द स्टोरी। अब क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस मोमेंट पे जीएसटी पेएबल होगा क्या। जीएसटी पेएबल ऑन द स्पेयर पार्ट्स रिप्लेनिश्ड बाय सीआईएल टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर रिप्लेसमेंट। अभी एज ऑफ नाउ तो रिप्लेसमेंट फ्री में हो रहा है। कॉस्ट से क्या मतलब मैम, कॉस्ट अपन कस्टमर से बहुत पहले से ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे ही ले चुके हैं। अब अपन जो भी रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट की सर्विस करके दे रहे हैं उस टाइम पे, उस मोमेंट पे कोई जीएसटी लगेगा क्या? द आंसर इज नो मैम, नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे जीएसटी नील आ जाएगा। एक स्टेप और आगे अपन ने क्लास में डिस्कस करा था कि मान लो जस्ट इन टाइम का टाइम वेस्ट हुआ, आदमी की सैलरी गई, उसने रिपेयर करके दिया, तो जस्ट इन टाइम क्या करेगा, राडो को बिल भेजेगा कि भाई तुम्हारे बिहाफ पे मैंने एक वॉच रिपेयर करके दी थी, लाओ मेरा थोड़ा सा जो भी मेरा टाइम और एफर्ट और स्टाफ का सैलरी गया है उतना तो मुझे वापस क्या करो, रियम्बर्स करके दो। इस टाइम पे अगर जस्ट इन टाइम ने, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, राडो पे इनवॉइस रेस कर दिया कि भाई मेरे को इतना पैसा वापस दो, तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगता है। ये इस क्वेश्चन में नहीं है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो पूरा क्लैरिफिकेशन अपन ने पढ़ रखा है। अभी कुछ चार्ज हुआ नहीं है, जस्ट इन टाइम ने कुछ बिल किया नहीं है, राडो ने फ्री में स्पेयर पार्ट्स दे दिए क्योंकि आगे कस्टमर को देने हैं, तो इस मोमेंट पे फ्री में कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है। राइट मैम। हावेवर इसके रिलेटेड आपको कोई आईटीसी भी रिवर्स नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये लग फ्री में रहा है, फ्री में है नहीं, आप ओरिजिनल टाइम पे पैसा ले चुके हो, इसलिए बस अभी कोई जीएसटी नहीं और कोई आईटीसी भी आपकी ब्लॉक होगी नहीं। तो अब हम सिंपल पूछ रहे हैं कि भाई सीआईएल को अक्टूबर महीने के लिए कितना आईटीसी मिलना चाहिए। भले ये चीज फ्री में हो गई फिर भी इसके रिलेटेड कोई आईटीसी रिवर्स नहीं होगी, ये समझ में आया। तो नॉर्मली अब इसको कितना आईटीसी मिलना चाहिए, तो परचेज का डेटा देख लेते हैं। रॉ मटेरियल जर्मनी से इंपोर्ट करा और वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज वर्कड आउट बाय कस्टम्स अथॉरिटीज एज 10 लाख फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी। तो मैम जो भी असेसेबल वैल्यू होगा प्लस उसमें कस्टम एसडब्ल्यूएस वगैरह सब कुछ जोड़ के जीएसटी लगाने के पर्पज से अपन ने 10 लाख की वैल्यू निकाल ली है। तो सिंपल मैम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तो हमेशा आईजीएसटी ही लगता है, तो 10 लाख का 18%, CSI का कॉलम बना लेते हैं, 10 लाख का 18%, 1,80,000 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आईजीएसटी आ जाएगा जिसका अपन क्रेडिट ले सकते हैं।
उसके बाद डेबिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉर प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विसेज। ये वाला पॉइंट जो मैं अभी आपको बता रही थी कि देखो, डिस्ट्रीब्यूटर ने कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं किया था, डिस्ट्रीब्यूटर ने कस्टमर को फ्री में वॉच रिपेयर करके दी, बट उसका इनवॉइस उसने किस पे रेस किया? अपने पे। उसने बोला कि भाई तुम्हारी कंपनी की घड़ी ठीक करने के लिए मुझे टाइम लगा, मेरे स्टाफ का टाइम गया, एफर्ट गया, थोड़ा सामान गया, तो भाई उसका पैसा तो मुझे दो तुम। तो उसने अपने पे बिल रेस कर दिया और अपन वो बिल का पैसा अब उसको दे रहे हैं इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका आईटीसी ब्लॉक होगा नहीं, इसका आईटीसी अपन को अलाउ हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर कौन से स्टेट में है मैम? कर्नाटका में, और हम हैं गुजरात में। तो 15,000 का 18% क्या आ जाएगा? 15,000 का 18% कम्स एज 2700। 2700 का अपने को यहाँ पे आईजीएसटी का क्रेडिट भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। डेबिट नोट अक्टूबर मंथ में ही रेज्ड है, पेमेंट भी तभी हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई भी तभी है, तो पूरा 15,000 का आईटीसी अपन अभी ही ले सकते हैं। उसके बाद कुछ गुड्स परचेस करे थे सितंबर में, हावेवर सप्लायर ने उसका जीएसटीआर 1 भरा था 15 अक्टूबर को। तो अब आईटीसी का क्या हुआ होगा? समझो, अगर मेरी परचेस सितंबर की थी तो आइडियली तो मुझे सितंबर मंथ में आईटीसी ले लेना चाहिए था, बट आईटीसी का प्रोविजन क्या बोलता है कि सप्लायर अगर जीएसटीआर 1 टाइम पे फर्निश करेगा तो ये क्रेडिट टू बी में दिखाई देगा, तो ही मैं क्रेडिट ले पाऊंगी उस महीने का रिटर्न भरते टाइम। अब सितंबर महीने का जीएसटीआर 1 भरने का ड्यू डेट होगा 11 अक्टूबर, पर मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भरा है 15 अक्टूबर को, 11 के बाद। मतलब ये सितंबर महीने के टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सप्लायर अगर लेट जीएसटीआर 1 भरता है तो ये क्रेडिट भी लेट रिफ्लेक्ट होती है अगले महीने में। यानी ये भले ही पर्टेनिंग टू सितंबर मंथ की क्रेडिट है, बट मुझे ये अक्टूबर के टू बी में रिफ्लेक्ट होने वाली है, और मैं अभी कंप्यूटेशन अक्टूबर का ही कर रही हूँ। मतलब ये 2 लाख के ऊपर 18% का यानी 36,000 का आईटीसी मुझे क्या कर लेना है? अक्टूबर मंथ में ले लेना है। राइट मैम। उसके बाद कुछ इंट्रा स्टेट परचेस करा है जिसमें डिलीवरी मैंने सीधा जॉब वर्कर के वहां दिलवा दी। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप डिलीवरी लो, आपके कहने पे गुड्स कहीं और डिलीवर हो, आपके जॉब वर्कर को डिलीवर हो, आप आईटी से ले सकते हो, जनरल पॉइंट है। तो 4 लाख का मुझे 99% लेना पड़ेगा, जो आ जाएगा 36,000। तो सीजीएसटी 36,000, एसजीएसटी 36,000। ये हो गया अपना परचेज रिलेटेड डेटा। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि वो जो रॉ मटेरियल अपन ने जर्मनी से इंपोर्ट करा था उसकी डिलीवरी अपन ने 13 अक्टूबर को ले ली थी, ठीक है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज वगैरह भी लगा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन ने अपन को डायरेक्टली वो वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी है जिसके ऊपर जीएसटी लगाना है। अगर वो कस्टम्स का ओरिजिनल एसेसिबल वैल्यू देते, प्लस कस्टम ड्यूटी देते, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज देते, तो अपन कंप्यूटेशन करते कि भाई ये एसेसिबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, उस अमाउंट पे जीएसटी लगाना है। बट इन्होंने ऑलरेडी वो फिगर दे दी है जिस पे जीएसटी लगाना है, जीएसटी लेवी करने के पर्पस वाली वैल्यू ऑलरेडी दे दी, तो मैं सीधा उसी पे जीएसटी लगा लूंगी। मतलब ये वाला वर्किंग नोट मेरे एज सच काम का है नहीं। और ये सब तो सप्लाई नॉट सप्लाई का डेटा अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, खत्म। प्लस इसके अलावा मेरे पास 95,000, 65,000 और 5,25,000 का ओपनिंग बैलेंस भी पड़ा हुआ है। अब देखो, जनरली यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है पता है? फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर का आईटीसी। तो मैम फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर में तो खाली अक्टूबर की परचेजेस की आईटीसी लेने चाहिए, बट अगर आप वो करोगे ना तो आपका एक भी आंसर मैच नहीं होगा। तो अपने को चाहिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आंसर मैच करने के लिए जो इन लोगों ने ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, अगर वो भी आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो 95, 65, 525, 95, 65 और 525 ओपनिंग बैलेंसेस एक बार ऐड करके इफ वी मेक अ टोटल, तो 36,000 प्लस 95,000 comes to 1,31,000, then 36,000 plus 65,000 comes to 101,000, then 1,80,000 plus 2700 plus 36,000 plus 525,000 comes as 743,700. So check these figures. They are, yes, 131, 101 and 743,700. तो आपका आंसर तभी मैच होगा जब आप ओपनिंग बैलेंस को फॉर द मंथ में ऐड करोगे। नहीं तो जनरली फॉर द मंथ पूछा है तो खाली अक्टूबर का ही गिनना चाहिए था, बट अक्टूबर का गिनते हैं तो जो अपना आंसर आ रहा है ना वो एक भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, तो अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करना है। ओपनिंग बैलेंस ऐड करने पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाता है, तो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू सॉल्व इट।
उसके बाद ये बोल रहे हैं कि टेरिटोरियल वाटर्स में जो सप्लाई करा है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अभी अपन ने देखा था कि मैम नियरेस्ट कोस्टल स्टेट यूटी देखना है, तो नियरेस्ट तमिलनाडु है क्या, नहीं मैम, वो 15 नॉटिकल माइल है। केरला नियरेस्ट है 12 नॉटिकल माइल, तो केरला प्लेस ऑफ सप्लाई, और 6 लाख का 18% आ जाएगा जीएसटी। सो केरला इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और 6 लाख का 18% 1,08,000 आ गया यहाँ पे अपना टोटल जीएसटी का फिगर। दी केस सिनेरियो इज एक्चुअली सिंपल ओनली। अगर आपको वारंटी वाला पॉइंट आता है, वो एक क्लैरिफिकेशन को लेके पूरा केस सिनेरियो बना दिया, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करके, राइट। सो वी अंडरस्टैंड कि एक क्लैरिफिकेशन की इंपॉर्टेंस जिसको अपन नॉर्मली भले इग्नोर कर दे, बट उस एक क्लैरिफिकेशन से इतनी बड़ी पूरी केस स्टडी बन गई। अगर वो क्लैरिफिकेशन आता है ना, तो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ईजी लगी होगी ये केस स्टडी के, ये क्या पप्पू पूछ लिया है, राइट मैम। देन वी स्टार्ट विथ केस सिनेरियो 2। ये तो और भी सेक्सी केस सिनेरियो है, क्यों मैम, क्योंकि इसमें ना ऊपर नीचे कोई कोरिलेशन नहीं। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ दिया, फर्स्ट एमसीक्यू इससे सॉल्व हो जाएगा, सेकंड पैराग्राफ दिया, सेकंड एमसीक्यू इससे सॉल्व हो जाएगा, थर्ड पैराग्राफ पढ़ा, थर्ड एमसीक्यू उससे सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ दिया केस सिनेरियो के फॉर्म में है, बट इंडिपेंडेंट पैराग्राफ से इंडिपेंडेंट आंसर्स आ जाएंगे। तो आपका कोई एक कंसेप्ट वीक भी होगा ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ वाटर कूलर, जो चिल प्योर ट्रेडर्स को सप्लाई करी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, लेट अस रीड। हाइड्रोकूल एंटरप्राइजेस एक पार्टनरशिप फर्म है, वाटर कूलर सप्लाई करती है, सप्लायर राजस्थान में है। ध्यान रखना, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान हुआ तो C+SGST लग जाएगा, नहीं तो IGST। रजिस्टर्ड है, इंट्रा इंटर सारी टाइप की सप्लाई अपन करते हैं। अब अपन ने चिल प्योर को क्या करा है, वाटर कूलर सप्लाई करा है, इसी का वैल्यू ऑफ सप्लाई क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है मैम। सो इन द मंथ ऑफ जनवरी हाइड्रोकूल एंटरप्राइजेस सप्लाइड वाटर कूलर्स टू चिल प्योर ट्रेडर्स केरला, एक अनरिलेटेड पार्टी है, फॉर अ total consideration of 2,95,000 inclusive of GST 18%. In addition to this मॉनेटरी पेमेंट अपन ने कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल कंसिडरेशन भी लिया है। मैम पार्टी अनरिलेटेड है तो रूल 28 ऑफ वैल्यूएशन रूल्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि मनी इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। 295 तो मिला ही है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन अपने को और मिला है। जो एक्स्ट्रा चीज मिली है उसकी वैल्यू 10,000 की है। बेसिकली मनी इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मुझे लगाना पड़ेगा वैल्यूएशन का रूल 27। रूल 27 क्या बोलता है, क्रोनोलॉजी को फॉलो करो। आपने जो सप्लाई करा, अगर उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो इसी को आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई लेना पड़ेगा। अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर आपको जितना भी मनी मिला है प्लस जो एडिशनल कंसिडरेशन मिला है उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना। नहीं अवेलेबल है तो लाइक काइंड क्वालिटी ले लेना। नहीं अवेलेबल है तो फिर अपन देखते हैं कि रूल 30 रूल 31 लगाना होता है। दिस क्रोनोलॉजी यू ऑलवेज हैव टू फॉलो। तो आई विल रीड द एंटायर पैराग्राफ, क्योंकि अभी मेरे पास ये अवेलेबल है कि मुझे मनी कितना मिला प्लस एफएमवी ऑफ एडिशनल कंसिडरेशन, बट ये तो स्टेप नंबर 2 हो गया। अगर क्वेश्चन में ओपन मार्केट वैल्यू ही दी होगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एट द सेम टाइम अपन ने ऐसे सिमिलर वाटर कूलर सेम क्वालिटी के दूसरे लोगों को भी सप्लाई करे हैं इस प्राइस पे। मतलब ये क्या हो गई, ओपन मार्केट वैल्यू। क्योंकि क्वेश्चन ने ओपन मार्केट वैल्यू दी है तो मुझे जो मनी मिला प्लस जो एडिशनल कंसिडरेशन मिला वो इररिलेवेंट, सीधा ओपन मार्केट वैल्यू ही क्या बन जाएगी, मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो 2,97,360 को एक्सक्लूसिव ऑफ 18% बनाएंगे तो 2,52,000 क्या आ जाएगा अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे 2,52,000 बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। खत्म, ये पैराग्राफ खत्म, ये एमसीक्यू भी खत्म। अब इसका कोई जिक्र आगे आने भी नहीं वाला है। नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं। हाइड्रोकूल एंटरप्राइजेस ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट विद एपिक्सियन इनोवेशंस बेंगलुरु कर्नाटका, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है डेटा बैकअप सर्विसेज के लिए। डेटा यहाँ पे दे रखा है और ये लोग बोल रहे हैं कि रेट चेंज हुआ है। रेट चेंज हुआ है मतलब मुझे टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है एज पर सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है, सेक्शन 14 बोलता है एक टाइमलाइन बनाओ और आप रेट चेंज को प्लॉट कर दो। उसके बाद सप्लाई, इनवॉइस, पेमेंट तीनों को प्लॉट कर दो। तीन में से दो चीज अगर रेट चेंज के पहले है तो ओल्ड रेट आएगा, तीन में से दो चीज अगर रेट चेंज के बाद है तो न्यू रेट आ जाएगा। उसमें भी अगर सप्लाई के साथ कुछ मैच हो जाता है तो वही टाइम ऑफ सप्लाई, पर सप्लाई अलग रह जाता है, इनवॉइस पेमेंट साथ में है
तो विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से अपन टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं। ये अब्बा जब्बा डब्बा लगा हो तो पहले टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर को रिवाइज करेंगे, आएंगे तो ये एकदम इजी लगेगा। राइट मैम, मैं अभी आरटीपी सॉल्व करवा रही हूँ, आपको टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ा रही। डन मैम। तो यहाँ पे क्योंकि रेट चेंज है तो अपन टाइमलाइन ड्रॉ कर लेंगे और चीजों को प्लॉट करेंगे। पुराना रेट 18% था, जिसको फिर चेंज करके 5% किया गया है, सो न्यू रेट इज 5%। ओके, और रेट चेंज कब हुआ है मैम? 1 मार्च को। चलो टाइमलाइन मैंने यहाँ शॉर्ट में बना के रखी है, बट मैं आपको एक बार वापस लाइव सॉल्व करवा देती हूँ। तो मैम रेट चेंज हो रहा है कब? अपना 1 मार्च को। ठीक है, अब सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, तीन चीज मुझे और चाहिए। एपिक्सियन इनोवेशंस ने इनवॉइस रेस कर दिया है 21 फरवरी को, तो चलो एक डेट और मिल गई 21 फरवरी, और ये मेरी इनवॉइस की डेट है। ठीक है, उसके बाद अपन ने इशू करा, डिस्पैच करा, डिमांड ड्राफ्ट एज पेमेंट, ये इससे कोई मतलब नहीं है, बुक्स में ये रिकॉर्ड हुआ है और एक्चुअली एनकैश हुआ है। तो दो डेट दे रखी है, बुक और बैंक। अब मैम जनरली डेट ऑफ पेमेंट के लिए अपन बोलते हैं बुक और बैंक, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन रेट चेंज में एक कंडीशन है कि जिस दिन रेट चेंज हुई वहां से 4 वर्किंग डेज में अगर पैसा बैंक में आया तो आप बुक और बैंक विच एवर इज अर्लियर ले सकते हो। अगर रेट चेंज से 4 वर्किंग डेज के बाद पैसा बैंक में आया, एनकैश हुआ, तो फिर जिस दिन वो बैंक में आएगा उसी को डेट ऑफ पेमेंट मानना पड़ेगा। तो मैम एक्चुअली डिमांड ड्राफ्ट एनकैश हो चुका है, पैसा आ चुका है कब? 3 मार्च को। रेट चेंज कब हुआ? 1 मार्च को। तो मैम ये तो विद इन 4 वर्किंग डेज, 2 दिन में ही हो गया, सो दिस इज विद इन 4 वर्किंग डेज। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, बुक या तो बैंक, बुक या तो बैंक विच एवर इज अर्लियर को मेरा डेट ऑफ पेमेंट मान सकती हूँ। तो अर्लियर क्या आ जाएगा? 28 फरवरी। 28 फेब इज अर्लियर, जो बन गया मेरा डेट ऑफ पेमेंट। उसके बाद एक्चुअली डेटाबेस का एक्सेस, मतलब जो एक्चुअल सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ है वो 4 मार्च को हुआ है। तो 4 मार्च को यहाँ पे क्या हो चुका है? सप्लाई। तो मैम एक चीज तो क्लियर है, तीन में से दो चीजें विच इज इनवॉइस और पेमेंट रेट चेंज के पहले हो चुकी है। तीन में से दो चीजें पहले हो चुकी है तो ओल्ड रेट आएगा 18%, ये फाइनल है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा मैम? देखो, अगर इनवॉइस और सप्लाई होता तो इनवॉइस को लेते, इनवॉइस और पेमेंट होता तो पेमेंट को लेते, सप्लाई और पेमेंट होता तो पेमेंट को लेते। मतलब सप्लाई के साथ अगर कोई चीज मैच होती है ना तो वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाता है। बट इधर गड़बड़ ये है कि सप्लाई अलग है, इनवॉइस और पेमेंट साथ में है, तो फिर जो विच एवर इज अर्लियर होगा उसको अपन टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो इन दोनों में से भी अर्लियर कौन है? 21 फरवरी। तो 21 फरवरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। प्योर क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 14 रेट चेंज। अगर रेट चेंज आता है तो पप्पू क्वेश्चन है, रेट चेंज नहीं आता तो पहले सेक्शन 14 रेट चेंज समझेंगे फिर ये क्वेश्चन करेंगे, तो एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है मैम, चलिए देन उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। फेब्रुवरी में हाइड्रोकूल ने कुछ तो एडवांस रूलिंग भी ले रखा है राजस्थान स्टेट में, ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। फिर इन द मंथ ऑफ मार्च एज पर द फाइनेंशियल ईयर ड्रू टू अ क्लोज, हाइड्रोकूल ने एक स्पेशल परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस करी अपने एम्प्लॉयज के लिए। उन्होंने बोला कि वो एम्प्लॉय जो भी सेल्स टारगेट अचीव करके देंगे उनको क्या दिया जाएगा? एक इंसेंटिव दिया जाएगा। हावेवर ये इंसेंटिव ऑलरेडी इनके सैलरी स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड था, इस पे जो टीडीएस है वो भी सैलरी वाला ही कटता था। तो मुझे बताओ, कोई भी बोनस, परक्विजिट, इंसेंटिव, मॉनेटरी बेनिफिट्स, कोई भी टाइप के बेनिफिट्स जो आपकी कॉस्ट टू कंपनी के ही पार्ट है, आपके सैलरी कॉन्ट्रैक्ट के ही पार्ट है, जिसपे सैलरी का ही टीडीएस कटता है, वो जीएसटी में टैक्सेबल होंगे क्या? नहीं मैम, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप सैलरी शेड्यूल 3 में आती है, जीएसटी से बाहर है। एंड नॉट जस्ट सैलरी, सैलरी, वेजेस, बोनस, परक्विजिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स, जो भी आपके कॉस्ट टू कंपनी का पार्ट है, सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो सब शेड्यूल 3 में जीएसटी से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो इंसेंटिव एम्प्लॉइज को पे किया है उसका क्या करना है? कुछ नहीं, उस पे जीएसटी नॉट पेएबल होगा क्योंकि वो शेड्यूल 3 में आ रहा है, सैलरी के साथ ही क्लब हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी अगर आप केस स्टडी ना भी पढ़ो ना तो भी आप अपने आप कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है। राजस्थान एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से अपन एडवांस रूलिंग लिया है। एडवांस रूलिंग चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि क्योंकि एडवांस रूलिंग एक स्टेट अथॉरिटी है तो वो लोग जो भी डिसीजन देते हैं
वो उसी स्टेट में कंसर्न्ड पर्सन और उसके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर पे बाइंडिंग होती है। तो ये पूछ रहे कि जो एडवांस रूलिंग राजस्थान में दिया गया है, क्या वो पूरे इंडिया में बाइंडिंग होगी? नहीं मैम। ऑल स्टेट्स में बाइंडिंग होगी? नहीं मैम। वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकूल एंटरप्राइजेस और उसके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर पे राजस्थान में ही बाइंडिंग होगी। जिस स्टेट में एडवांस रूलिंग दिया जाता है उसी स्टेट में उस पर्सन और उसके ऑफिसर के ऊपर हमेशा एडवांस रूलिंग बाइंडिंग होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने बिना केस स्टडी पढ़े ही अपने आप से ही सॉल्व कर लिया था, मैच भी हो जाता है और यही आंसर इसका आने वाला है। राइट मैम। तो अब अपना खाली बचा है क्वेश्चन नंबर 9 जिसका डेटा अब आएगा। ठीक है, ये भी डन, ये भी डन। अब लास्ट अपन बोल रहे हैं हाइड्रोकूल एंटरप्राइजेस ने ट्रांसफर ऑफ बिजनेस करा है एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, ट्रांसफर में अपन क्या कर रहे हैं, सारी की सारी असेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑल असेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑल लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं। टोटल आईटीसी अपने पास 40,000 का था। आईटीसी चैप्टर में अपन पढ़ते हैं रूल 41, रूल 41A। उधर आता है कि अगर आप अपना बिजनेस ट्रांसफर करो, अमालगमेट करो, डीमर्ज करो, कुछ भी करो, आप आईटीसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। किस रेशियो में? जिस रेशियो में आप अपने असेट्स को ट्रांसफर करोगे, आपकी जो असेट्स की टोटल वैल्यू है उसमें से आपने कितने असेट ट्रांसफर करे, उस रेशियो में आप आईटीसी भी ट्रांसफर कर सकते हो। बस एक कंडीशन है कि असेट के साथ लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैम कंडीशन तो फुलफिल हो गई है कि असेट के साथ लाइबिलिटी भी ट्रांसफर करी जा रही है। तो आईटीसी कितना ट्रांसफर होगा मैम? जितनी असेट ट्रांसफर हुई, असेट तो सारी ही ट्रांसफर हो गई मैम, ऑल असेट ट्रांसफर हो गई, तो फिर ऑल आईटीसी भी ट्रांसफर हो जाएगी ना। जितनी अपने पास 15 लाख की टोटल एसेट थी सारी मैंने ट्रांसफर कर दी, तो जितनी मेरे पास 40,000 की आईटीसी है वो भी सारी की सारी क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। मानो क्वेश्चन बोलता है 50%, 60%, 70% असेट ट्रांसफर करी, तो फिर 40,000 का उतना ही परसेंट निकाल लेते, आईटीसी भी उतना ही ट्रांसफर करते। राइट मैम, यहाँ पे क्योंकि ऑल असेट ट्रांसफर्ड है तो ऑल आईटीसी भी ट्रांसफर हो जाएगी। वॉजंट दिस रियली सिंपल? यस मैम, एक एक पैराग्राफ पढ़ा और एक एक क्वेश्चन उसके साथ सॉल्व कर लिया। बस कॉन्सेप्ट्स हर जगह से है, आईटीसी से क्वेश्चन है, एडवांस रूलिंग से क्वेश्चन है, टाइम ऑफ सप्लाई से है, वैल्यू ऑफ सप्लाई से है, तो सारे चैप्टर्स आते होंगे तो आप यहाँ पे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। राइट मैम। चलो मूविंग ऑन टू लास्ट एमसीक्यू जो कस्टम्स से पूछा गया है। अगेन वेरी सिंपल, कस्टम्स के प्रोविजनल असेसमेंट का एमसीक्यू है और ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन ऑलरेडी अपनी क्वेश्चन बैंक में है। ये कुछ भी नया नहीं है, इवन फिगर्स भी सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन ऑलरेडी अपने क्वेश्चन बैंक में है, इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन चैप्टर में। हावेवर यहाँ पे दिया है तो एक बार अपन देख लेते हैं। पहले प्रोविजन बता देती हूँ मैम, कस्टम्स में और जीएसटी में प्रोविजनल असेसमेंट अलग अलग तरीके से होता है। जीएसटी में शॉर्ट पेमेंट में ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ पेमेंट तक इंटरेस्ट लगता है, लेकिन कस्टम्स में क्या होता है, जिस मंथ में आप प्रोविजनल असेसमेंट करवाते हो उस महीने की पहली तारीख से ही आपका इंटरेस्ट चालू हो जाता है और जिस दिन आप फाइनल पेमेंट करोगे वहां तक आपका इंटरेस्ट चलता रहता है। अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आस्क मी दिस डाउट कि मैम सेम टू सेम चीज यहाँ भी प्रोविजनल असेसमेंट यहाँ भी, पर अलग अलग क्यों? एक तो जीएसटी में 18% का रेट लगता है और कस्टम्स में 15% का। मैं स्पेसिफिकली खाली शॉर्ट पेमेंट की बात कर रही हूँ। और जीएसटी में मैम जो भी ओरिजिनल ड्यू डेट ऑफ पेमेंट थी वहां से लेके फाइनल पेमेंट तक इंटरेस्ट लग जाता है। कस्टम्स का अलग ही लफड़ा है। कस्टम्स बोल रहा है जिस मंथ में आप प्रोविजनल असेसमेंट करवाओगे उस महीने की फर्स्ट डेट से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा और फाइनल पेमेंट तक ये 15% का इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। दिस इज द प्रोविजन। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। भारतीय कंपनी इंपोर्ट कर रही है गुड्स 10 लाख के वाइड बिल ऑफ एंट्री, यानी ये प्रोविजनल असेसमेंट है कस्टम्स का मैम। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर ने एक बार क्या करा है, प्रोविजनली ड्यूटी असेस करके 20% के हिसाब से 2 लाख आपसे भरवा ली। ठीक है, प्रोविजनली आपने 2 लाख की ड्यूटी भर दी है, उन्हें लग रहा है कुछ तो केमिकल टेस्ट करना चाहिए, इसलिए प्रोविजनली 10 लाख पे असेस करके और 2 लाख का ड्यूटी अपन ने सेम डेट, सेम बोले तो जुलाई महीने में अपन ने क्या करा है, 2 लाख का प्रोविजनल ड्यूटी भर दिया है। उसके बाद 20 अगस्त को अपन ने वॉलेंटरीली 1,50,000 और पे करे। ठीक है, मतलब अगर इस पे इंटरेस्ट लगना होगा तो 20 अगस्त तक ही लगेगा, उसके बाद रुक जाएगा क्योंकि 20 अगस्त पे मैंने ये वॉलेंटरीली पे कर दिया। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि अज्यूम करो कि ये 1.5 लाख अपन ने 20 अगस्त को भर दिए थे और फिर फाइनल ड्यूटी 31 अगस्त को 4 लाख की निकलती है। तो मैम फाइनल ड्यूटी कितनी है? 4 लाख की, जिसमें से 2 लाख तो अपन प्रोविजनली ही भर चुके थे, तो इस पे तो कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं। बचा कितना? और 2 लाख।
इस 2 लाख पे 1.5 लाख मैंने वॉलंटरीली भर दिए थे, कब मैम? 20 अगस्त को। तो जो रिमेनिंग 50,000 है वो ये लोग बोल रहे हैं कि सेम डे जब फाइनल असेसमेंट हुआ 31 अगस्त को भरा। तो 50,000 मैंने क्या करा, 31 अगस्त को भरा। कौन से महीने में अपना प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था मैम? जुलाई में। यानी जुलाई की ही 1 डेट से, जुलाई की 1 डेट से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो 1.5 लाख के ऊपर 15% का इंटरेस्ट जुलाई की 1st डेट से, जुलाई में 31 डेज और अगस्त के 20 डेज तक ये इंटरेस्ट लगेगा। हावेवर यहाँ पे हम बोलेंगे 50,000 के ऊपर 15% का इंटरेस्ट जुलाई के 31 डेज और अगस्त के भी 31 डेज, क्योंकि 31 को पेमेंट करा। तो यहाँ पे 51 डेज और यहाँ पे 62 डेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस विल कम एज 3144, दिस विल कम एज 1274 एंड व्हेन यू मेक अ टोटल 4418 का यहाँ पे आपको क्या भरना पड़ेगा? इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ये बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बैंक में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में भी दिया गया था, जिसका यहाँ पे एमसीक्यू बना के पूछ लिया गया है। राइट? इज इट वेरी सिंपल? हाँ मैम। प्रोविजनल असेसमेंट वाले मंथ की 1st डेट से इंटरेस्ट को स्टार्ट करना है और जब आप फाइनली पे कर रहे हो उस दिन तक आपको इंटरेस्ट को कंटिन्यू करना है। डन मैम। सो वी फिनिश ऑल दी एमसीक्यूज हियर। अब अपन डिस्क्रिप्टिव पार्ट को देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी ये जो आईटीसी वाला क्वेश्चन है काफी सिंपल है, मतलब इससे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस ऑलरेडी पास्ट आरटीपीज में एग्जाम में आ चुके हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। तो वो अगर आपने प्रैक्टिस करे हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको काफी सिंपल लगेगा। मैं सारे एडजस्टमेंट्स खाली आपको डिस्कस करवा देती हूँ, लिख के आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो। अर्थोविया लिमिटेड रजिस्टर्ड एंटिटी है महाराष्ट्र में, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई जहां जहां महाराष्ट्र होगा वहां C+SGST लगेगा, बाकी जगह पे हमें IGST लगा देना है। ठीक है मैम, चलिए। Is engaged in making various supplies. It provides the following information for the month of April. अप्रैल का इंफॉर्मेशन है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी क्या होगा, मानो उन्होंने बोला कि गुड्स तो अप्रैल में मिल गए पर इनवॉइस मई में मिला, या सप्लायर ने वो लेट GSTR1 भरा तो आईटीसी वगैरह डीले करनी पड़ती है। इसलिए ये चीज भी ध्यान रखने की कि अपन कौन से महीने का कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो डेटा सारा अप्रैल का दे रखा है, और अगर मैं रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ूं तो रिक्वायर्ड पार्ट में भी आपको अप्रैल महीने के लिए ही महाराष्ट्र का टोटल नेट GST पेएबल आईटीसी वगैरह निकाल के देना है। रेट हर जगह पे 18% है, खाली एक चार्जिंग केबल की बात करें तो उसका रेट 5% है। ठीक है, देख लेंगे चार्जिंग केबल कहाँ पे आ रहा है जिसका रेट 5% है, बाकी हर चीज का रेट 18% इन लोगों ने दे रखा है। सारे फिगर्स एक्सक्लूसिव है, कुछ भी नॉन बिजनेस नहीं है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो बहुत सिंपल, जो डेटा दे रखा है बस उसी को यूज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज अपन ने अनरिलेटेड क्लाइंट को फॉरेन कंट्री में दिया है और उसके लिए कन्वर्टेबल फॉरेक्स मिल चुका है। तो मैम ये हो गया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। इंडिया के बाहर सप्लायर इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर, रेसिपिएंट इंडिया में, कन्वर्टेबल फॉरेक्स मिल चुका है और वो अनरिलेटेड है, मतलब वो मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये एक्सपोर्ट बन गया, मतलब जीरो रेटेड, यानी इसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 50 ब्लूटूथ स्पीकर अपन ने सप्लाई करे हैं तेलंगाना की गवर्नमेंट को, मतलब IGST आना चाहिए। चार्जिंग केबल जो कंपलसरी ब्लूटूथ को चार्ज करने के लिए लगता ही है, वो भी ब्लूटूथ के साथ सप्लाई किया है। मुझे बताओ, क्वेश्चन में अभी अभी अपन ने देखा था कि सारे गुड्स और सर्विसेज का रेट 18% था, खाली चार्जिंग केबल का 5 था। लेकिन ये चार्जिंग केबल तो मैम ब्लूटूथ के साथ कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा ना, क्योंकि ब्लूटूथ को चार्ज करने के लिए कंपलसरी चार्जर उसके साथ दिया ही जाता है। मतलब इसका जो 5% रेट था वो तो इररेलेवेंट। प्राइमरी सप्लाई क्या है? स्पीकर। स्पीकर पे क्या रेट है मैम? 18%। तो वही क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे सप्लाई के ऊपर लग जाएगा। तो 8 लाख प्लस 72,000, 8,72,000 का आपको क्या कर देना है? 18% का IGST यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि हम है महाराष्ट्र में और ब्लूटूथ अपन ने सप्लाई करे हैं तेलंगाना में। उसके बाद प्रोवाइडेड इंट्रा स्टेट सर्विस एज अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अभी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट देखते ही अपने लोगों की आंखें ऐसे फट जाएगी, मैम DSA RCM लगाना है, लेकिन बुक में
डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के बाजू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट करके लिखा हुआ था विच वॉज इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगर सप्लायर इंडिविजुअल है और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विसेज बैंक को दे रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। लेकिन इस क्वेश्चन में सप्लायर कौन है? अर्थोविया लिमिटेड। लिमिटेड मतलब मैम बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, इंडिविजुअल नहीं है। यानी यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज के लिए आरसीएम नहीं आएगा। नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में अर्थोविया को टैक्स कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। अर्थोविया महाराष्ट्र से है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज अपन ने इंट्रा स्टेट ही दे रखी है, मतलब 99% सी और एसजीएसटी यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है मैम, वैसे तो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है। हावेवर अगर वो टूरिज्म पर्पस के लिए है, एनीथिंग डन फॉर टूरिज्म पर्पस, वो जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ लिखा है मैम? एग्जेम्पशन चैप्टर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के ब्लॉक में, कि इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन जनरली एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन अगर टूरिज्म पर्पस है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। अगेन हम भी महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र ही है, तो 99% सी और एसजीएसटी लगा देना है। उसके बाद एजेंट को गुड्स सप्लाई करे हैं इन द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार है मतलब आईजीएसटी आएगा, एजेंट है मतलब यहाँ पे रूल 29 लगाना पड़ेगा। रूल 29 क्या बोलता है? आपके पास बिंदास ऑप्शन है, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या तो फर्दर जो कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं उसका 90% यहाँ पे ले सकते हो। ओपन मार्केट वैल्यू 3 लाख दे रखा है, फर्दर अनरिलेटेड कस्टमर को सप्लाई करते हैं 3,20,000 में, उसका 90% अगर मैं निकालू तो इट कम्स एज 2,88,000। वैसे तो ओपन ऑप्शन है, आप कोई भी ले सकते हो। हावेवर मैम कोई भी जनरल सेंस वाला आदमी क्या करेगा? कम ही लेगा, कम वैल्यू कम जीएसटी, सो ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू टेक 2,88,000। ऑल्सो यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ भी है कि आपको मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन लेना रहेगा जब भी आप एजेंट या ब्रांच ट्रांसफर की बात कर रहे हो। तो मैम मोस्ट बेनिफिशियल मतलब लोअर वैल्यू अपन को एक्सेप्ट करनी है। तो 2,88,000 पे अपन क्या करेंगे? 18% आईजीएसटी लगा देंगे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार है। राइट मैम। उसके बाद इनवर्ट सप्लाई का डेटा दिया है, कुछ और एडजस्टमेंट है तो एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड, Arthovia Limited transferred certain taxable items to its Kerala branch for distributing it as free sample. मैम अगर अपनी खुद की ब्रांच को सप्लाई करते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? रूल 28। रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करने पे रूल 28 लग जाता है। मैम केरला ब्रांच अभी तक रजिस्टर हुई नहीं है, कोई बात नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, फिर भी अपन रूल 28 लगाएंगे। अपनी ब्रांच को इंटरस्टेट सप्लाई करा है, उस ब्रांच को रजिस्ट्रेशन वैसे भी लेना पड़ेगा, आरसीएम लगेगा, और सॉरी नॉट आरसीएम, मतलब नॉर्मल सप्लाई इसको माना जाएगा। सो सॉरी। राइट मैम। अभी रूल 28 क्या बोलता है? ओपन मार्केट वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो लाइक काइंड क्वालिटी, नहीं अवेलेबल है तो रूल 3031 लगा दो। इससे जो भी आंसर आता है उसको आप कंपेयर कर सकते हो फर्स्ट प्रोवाइजो से, जो बोलता है कि अगर आपके रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन ने फर्दर सप्लाई करा है तो उसका 90% आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, जो आपको बेनिफिशियल लगे यू कैन टेक। हावेवर आप ये सब कुछ भूल जाना, अगर आपका जो रेसिपिएंट है रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको आपकी दी हुई सप्लाई पे फुल आईटीसी मिलने वाली है, तो फॉरगेट ऑल द रूल्स, जो भी आप इनवॉइस में डिक्लेयर कर दोगे वही एक्सेप्ट हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब मैम केरला ब्रांच को अपन ने ये जो भी टैक्सेबल आइटम सप्लाई करे हैं उसको अपन ने तो इनवॉइस पे 2.5 लाख में शो करा है। सो मैंने 2.5 लाख डिक्लेयर किया है, बट क्या मैं इसे डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकती हूँ? नहीं मैम, क्योंकि केरला ब्रांच इन चीजों को आगे फ्री सैंपल की तरह देने वाली है। फ्री सैंपल की तरह देगी मतलब उनका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 17(5) बोलता है any goods lost, destroyed, stolen, written off, given by way of free samples, उन सबका आईटीसी ब्लॉक होता है। तो ये जो गुड्स मैं केरला ब्रांच को सप्लाई करूंगी, मेरे लिए तो सप्लाई होगा क्योंकि मैंने मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया। हावेवर केरला ब्रांच उसका आईटीसी नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो उन्हें आगे फर्दर फ्री सैंपल की तरह देने वाला है। और ऐसी कोई लाइक चीजें और भी सप्लाई नहीं करता, तो 90% लेने का भी कोई स्कोप नहीं है। जो हमने डिक्लेयर किया वो भी नहीं ले सकते क्योंकि फुल आईटीसी नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन यहाँ पे अपने पास एक ही बचा है, विच इज ओपन मार्केट वैल्यू, जो यहाँ पे 3 लाख रुपीज दे रखी है। तो 3 लाख वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अपन महाराष्ट्र में है, ब्रांच केरला में है, मतलब 3 लाख के ऊपर 18% का आईजीएसटी चार्ज करना रहेगा। राइट। उसके बाद तो रेट सी है, बाकी सब अपन देख चुके हैं। चलो, तो अब इनवर्ट सप्लाई से आईटीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तीन ही चीजें, बाकी आईटीसी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है, सारे आउटवर्ड सप्लाई रिलेटेड एडजस्टमेंट्स अपने हो गए। अब इनवर्ट सप्लाई में सबसे पहला सिल्क यान परचेज करा है टू बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फ्रॉम मिस्टर सुभाष हु मैन्युफैक्चर्स सिल्क यान फ्रॉम रॉ सिल्क। मैम गुड्स के आरसीएम में अपन पढ़ते हैं, अगर
रॉ सिल्क से सिल्क यार्न बनाने वाला पर्सन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को इसे सप्लाई कर दे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। हमने परचेज किया है, मतलब हम रजिस्टर्ड पर्सन जिसने इनवर्स सप्लाई लिया है, यानी हमें आरसीएम भरना पड़ेगा। आरसीएम भर देंगे और प्लस इसका आईटीसी भी ले लेंगे। अब क्योंकि हमारा सप्लायर भी महाराष्ट्र में ही है, हम भी महाराष्ट्र में ही है, तो सी प्लस एस जीएसटी 99% का आरसीएम भरेंगे और 99% सी प्लस एस जीएसटी का आईटीसी भी ले लेंगे। अब किसी को यहाँ पे ये डाउट अराइज हो सकता है कि मैम जो सप्लायर है ना सिल्क यार्न का, मिस्टर सुभाष, वो तो रजिस्टर्ड है, तो मैम फॉरवर्ड चार्ज नहीं आना चाहिए। मेटल स्क्रैप, एसेंशियल ऑयल, दो चीजें ऐसी थी, मेटल स्क्रैप और एसेंशियल ऑयल, ये अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता था। सिल्क यार्न में ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं। अगर आप सेक्शन 93 आरसीएम खोल के देखोगे नोट्स में, अपन इसको 1 2 3 4 के टेक्निक से लर्न करते हैं, तो 1 में था रजिस्टर्ड पर्सन को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट दे, 2 में था अनरजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप एसेंशियल ऑयल दे, फिर 3 में अपन ये वाला पॉइंट देखते थे कि रॉ सिल्क से सिल्क यार्न बनाने वाला पर्सन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर दे तो आरसीएम लगेगा। मतलब रेसिपिएंट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जो यहाँ पे है। सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आरसीएम लगने वाला है। देयरफॉर इस 4 लाख के ऊपर ये रजिस्टर्ड पॉइंट आपको दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप क्या कर दो, फॉरवर्ड चार्ज में डाल के आईटीसी ले लो। आईटीसी तो आपको मिलेगी ही, बराबर है, हावेवर यहाँ पे आपको आरसीएम भी भरना पड़ेगा। उसके बाद एक नया ट्रक परचेज करा है, पर उस ट्रक के ऊपर डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस ले लिया है। बहुत ही जनरल कॉमन एडजस्टमेंट है सेक्शन 16(3) जो बोलता है कि अगर आपने जीएसटी कंपोनेंट को कैपिटलाइज करके उसका डेप्रिसिएशन ले लिया तो फिर जीएसटी कंपोनेंट का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जीएसटी कंपोनेंट का या तो आप आईटीसी ले सकते हो या तो आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो, दोनों नहीं मिलता, क्योंकि इधर डेप्रिसिएशन ले लिया, इस 14 लाख के ऊपर कोई आईटीसी मुझे मिलने वाला नहीं है। लास्ट, नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस पे करिए स्टैट ऑडिट और सर्टिफिकेशन वर्क के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं, अपन ने उसको एफसीएम में टैक्स दिया होगा, नॉर्मल अपन उसका आईटीसी ले लेंगे। अपन महाराष्ट्र में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट गुजरात में है, तो 2 लाख के ऊपर 18% आईजीएसटी से सिंपल आपको क्या करना है, आईटीसी ले लेना है। कोई रूल 42 43 के रिवर्सल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई अपन कर नहीं रहे। ये वाली सप्लाई अपनी फॉरवर्ड चार्ज की ही है। अगर अपनी आरसीएम सप्लाईज होती है, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज होती, तो अपन रूल 42 43 के रिवर्सल का सोचते। फर्स्ट वाला जीरो रेटेड है, ये भी जीरो रेटेड है, जीरो रेटेड के लिए कोई रिवर्सल आते नहीं है, ये नॉर्मल टैक्सेबल है, ये नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज फॉरवर्ड चार्ज फॉरवर्ड चार्ज, तो अपनी सारी आउटवर्ड सप्लाईज नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है, कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं, कुछ भी आरसीएम नहीं। इसलिए अपने को कोई भी रूल 42 43 के रिवर्सल करने की जरूरत ही नहीं है, विच मेक्स दिस क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल। राइट मैम, एक बार आपको यहाँ से मैं सिर्फ ऑडिट करवा देती हूँ। तो देखो, पहला जीरो रेटेड सप्लाई है क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो नील जीएसटी ले लिया। देन उसके बाद ये जो ब्लूटूथ स्पीकर प्लस चार्जर, क्योंकि वो बन गया था कंपोजिट सप्लाई, तो टोटल करके आईजीएसटी सिंगल रेट से चार्जेबल कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं है, नॉट इंडिविजुअल है, इसलिए नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल कर दिया। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि टूरिज्म पर्पज के लिए है ना, अगर टूरिज्म नहीं होता, नॉर्मल इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन होता तो एग्जेम्प्ट होता, लेकिन क्योंकि टूरिज्म पर्पस है इसलिए इसको भी अपन ने क्या करा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल कर दिया। फिर ये जो एजेंट को सप्लाई किया उसके लिए ओपन मार्केट वैल्यू या 90% निकाला, 90% लोअर आया, एजेंट दूसरे स्टेट में था, इसलिए सिंपल अपन ने आईजीएसटी लगा दिया। और केरला ब्रांच को जो ट्रांसफर किया, क्योंकि केरला ब्रांच उसको फ्री सैंपल देने वाली है, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, इसलिए फिर ओपन मार्केट वैल्यू ही लेने का लास्ट ऑप्शन बच जाता है 3 लाख, जो अपन ने यहाँ पे ले लिया। आईटीसी की बात करेंगे तो आईटीसी में मैम ये जो सिल्क यार्न है इसका आरसीएम भी भरना है, आईटीसी भी ले लेना है। ट्रक का नहीं मिलेगा क्योंकि जीएसटी का डेप्रिसिएशन ले लिया, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो फीस पे करी है वो आईजीएसटी है, उसका अपन ने यहाँ पे आईटीसी ले लिया। तो ये आईटीसी यहाँ पे सेट ऑफ कर लिया। एंड उसके बाद एक जो सिल्क यार्न का आरसीएम भरना है वो आरसीएम ऐड किया, और ये आपका फाइनल नेट जीएसटी पेएबल आ गया। सो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज जेन्युइनली वेरी सिंपल। सारे प्रोविजंस बस आपको आने चाहिए, कुछ बहुत ट्रिकी नहीं पूछा है। ये सारे एडजस्टमेंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी अपनी क्वेश्चन बैंक में है। इट इज जस्ट अ मिक्स ऑफ 2-3 सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हियर, राइट मैम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14, डिट्टो सेम, फिगर भी सेम, सब कुछ सेम, खाली नाम बदला है बस, खाली ये XYZ की जगह पे बुक में कुछ और नाम होगा, बाकी ये 10 लाख का फिगर, अपोर्शनमेंट के फिगर, एवरीथिंग डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन ऑलरेडी अपनी क्वेश्चन बैंक में है। वेदर यू आर यूजिंग वर्जन 6, 7, 8, सारे मैंने यहाँ पे वर्जन 8 के रेफरेंसेस दिए हैं क्योंकि वो लेटेस्ट है। हावेवर
सारी ही क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन ऑलरेडी है। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे आप, आपको डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। वर्जन 6, 7, 8 सब में क्वेश्चन नंबर 16 ही है ये प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि ये नया क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं अभी इस आरटीपी डिस्कशन वीडियो में सॉल्व नहीं करवा रही। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। अदरवाइज मैंने एग्जाम्शन, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उसमें मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस भी करवाया हुआ है। इफ यू वॉन्ट टू सी दैट, जरूरत नहीं है। सिंपल है मैम, अपन ने क्या करा है, गवर्नमेंट को एडवर्टीजमेंट का सर्विस दिया है टेलीविजन पे। टोटल कंसिडरेशन अपन ने 10 लाख का यहाँ पे अग्री कर लिया है। अब गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट जब भी एडवर्टीजमेंट्स करवाती है तो उन्हें सारे स्टेट्स में प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए अपोर्शन करना पड़ता है। अपोर्शन करेंगे कैसे, बस वो यहाँ पे समझना है। तो मैम टोटल कंसिडरेशन 10 लाख का अग्री किया है। अब यहाँ पे अपन व्यूअरशिप देख रहे हैं कि भाई स्टेट ए में 50,000 लोग टीवी देख रहे हैं, बी और सी में 1 लाख और डी और ई में मिला के 50,000। यानी आई अंडरस्टैंड कि स्टेट ए इज टू बी प्लस सी इज टू डी प्लस ई में मुझे इसको 50:1,00,000:50 के रेशियो में अपोर्शन करना है। बट अब इसके बाद मैम ये तो बी प्लस सी का कंबाइंड आ गया ना, इसके अंदर भी तो अपोर्शन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे अपन, पॉपुलेशन के हिसाब से इसका और सेकेंड अपोर्शनमेंट कर देंगे। पर स्टेट आपको फिगर मिल जाएगी, मतलब ये जो 50:1,00,000:50 करोगे 10 लाख को, तो आपको ये अपोर्शनमेंट मिलेगा। फिर इसको आपको ए का तो कोई कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, बी और सी कंबाइंड है ना, तो बी और सी की जो पॉपुलेशन है उससे आप क्या करोगे, इसको फर्दर बाइफर्केट और कर दोगे। इस तरीके से एलोकेट करके आपको पर स्टेट वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल जाएगा और उसके ऊपर आपको जीएसटी लगा के जीएसटी पेएबल निकालना है। दिस इज नॉट अ न्यू क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग सेम, इवन फिगर्स आर सेम। तो आप बुक से भी इसका सोल्यूशन देख सकते हो। यहाँ पे देखना है तो मैं एक बार आपको खाली गो थ्रू करवा देती हूँ। तो सी हियर क्या किया अपन ने, पहले इसको 50,000:1,00,000:50,000 में अपोर्शन किया तो कंबाइंड मिल गया। देन उसके बाद ये 180 और 20 उसका पॉपुलेशन था ना, तो ये जो कंबाइंड अपने को मिला था 5 लाख, इसको बाद में क्या कर दिया, 180:20 के रेशियो में अपोर्शन कर दिया। तो ऐसा करके अपने को पांचों स्टेट का रिस्पेक्टिव मिल गया। सब में जीएसटी की, जो सेम स्टेट था उसमें C+S और बाकी सारे स्टेट में आईजीएसटी अपने ने लगा दिया। सो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन दिस इज, सिर्फ दिखने में बड़ा है, बाकी है कुछ नहीं। राइट मैम, moving on to next question which is from assessment and audit chapter, again ditto same to same। ये भी मैंने YouTube पे सॉल्व करवाया है, इवन जो असेसमेंट ऑडिट का रिवीजन वीडियो डाल रखा है ना YouTube पे, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, एकदम सेम टू सेम। बुक में शायद कुलभूषण या कुलदीप ऐसे कुछ नाम से है, बाकी फिगर्स सेम, डेट सेम, सब कुछ सेम। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर इन आर क्वेश्चन बैंक। सो आई एम नॉट डूइंग इट अगेन बिकॉज ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है असेसमेंट का, जो ऑलरेडी काफी टाइम से बुक में है। हर अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में भी दिया जाता है, यूट्यूब पे भी क्वेश्चन आंसर में सॉल्व करवा रखा है, इवन रिवीजन वीडियो में भी इस क्वेश्चन को कवर करा हुआ है। ठीक है मैम, डन। ये एक नया क्वेश्चन आया है इस बार, बट अगेन दिस इज वेरी सिंपल, विच इज लायबिलिटी टू पे। क्वेश्चन नंबर 16, Prime Access Limited and Blue Peak Limited, दो वेल एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन लोगों ने सोचा कि अपन क्या करते हैं, मर्ज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन समझने के पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं लायबिलिटी टू पे चैप्टर से। अगर आप नोट्स में खोलेंगे, चलो मैं आपको खोल के बता देती हूं। वी विल गो टू लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस का चैप्टर। डिमांड्स की बात, yes, here it is, liability to pay in certain cases। liability to pay in certain cases आप खोलोगे, वहां पे एक अमालगमेशन और मर्जर को लेके सेक्शन 87 में एक कंसेप्ट है कि इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर कुछ भी होने दो। लेट अस से ऑर्डर आया 20 दिसंबर 2026 को, ऑर्डर इशू किया कि रेट्रोस्पेक्टिवली मान लो 10 दिसंबर 26 से इन कंपनीज को मर्ज्ड मानना है, तो इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर भले पहले की होगी, लेकिन जिस दिन ऑर्डर आया हम जीएसटी में उस दिन तक दोनों कंपनीज को सेपरेट ही मानने वाले हैं। यानी 20 दिसंबर के पहले कभी भी 10 से 20 के बीच में भी अगर इन दो कंपनीज ने आपस में एक दूसरे को सप्लाई कर दिया तो वो इनके रिस्पेक्टिव टर्नओवर्स में माना जाएगा, नॉर्मल जीएसटी ट्रांजैक्शन होगा। भले ही इफेक्टिवली ये लोग पहले की डेट से मर्ज हो चुके हैं, जीएसटी बोलता है
जिस दिन ऑर्डर आएगा ना, हम तो उस दिन तक दोनों कंपनीज को अलग अलग ही मानेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो क्वेश्चन है एकदम पप्पू। क्वेश्चन बोलता है कि 22 मई को कोर्ट ने ऑर्डर पास करा और इनको रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अप्रैल से ही इफेक्टिवली मर्ज्ड अमालगमेटेड मान लिया है। मीनवाइल 15 मई को 1 अप्रैल को इफेक्टिवली मर्ज माना है। हावेवर ऑर्डर आया है 22 मई को। जीएसटी पर्पज से 22 मई तक आप अलग ही हो। उसके पहले अगर ये प्राइम एक्सेस ब्लू पिक को या ब्लू पिक प्राइम एक्सेस को कुछ भी सप्लाई करे तो ऐसा नहीं मानेंगे कि दोनों मर्ज हो गए हैं, आपस में ही तो है, कुछ नहीं। नहीं, जीएसटी बोलेगा कि 22 मई तक ये दोनों अलग अलग है। अगर इन्होंने एक दूसरे को सप्लाई करा है तो वो रिस्पेक्टिव टर्नओवर में ऐड होगा, जीएसटी कलेक्ट होगा, गवर्नमेंट को पे होगा, सामने वाला आईटीसी ले सकता है, नॉर्मल सेल परचेज ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं क्या हुआ कि प्राइम एक्सिस ने एक कंसाइनमेंट सप्लाई कर दिया टैक्सेबल गुड्स का ब्लू पीक को 15 मई को, जो कि इन दो डेट्स के बीच में आता है। तो सिंपल टेल मी, क्या अपन इसको प्राइम एक्सेस के टर्नओवर में जोड़ लेंगे? हाँ। क्या प्राइम एक्सेस इस पे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा? हाँ। उसका अकाउंटेंट थोड़ा फुद्दू है, बोल रहा है कि नहीं नहीं ये दोनों तो मर्ज हो गए, तो अपने आप को कैसे सप्लाई कर सकते हैं, ये तो सप्लाई है ही नहीं। अकाउंटेंट को बोलो कि हेलो बेटा हटो, मर्जर की इफेक्टिव डेट से मतलब नहीं है, मर्जर की ऑर्डर डेट से मतलब है, उसके पहले तक दोनों कंपनी को अलग मानेंगे और इसलिए ये टर्नओवर में इंक्लूड भी होगा और लायबल टू जीएसटी भी होगा। क्वेश्चन 17 एकदम टाइम पास है। ये लोग पूछ रहे हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 9(5) में कौन कौन सी सर्विसेज कवर्ड है। इसमें अभी अमेंडमेंट आया था इस अटेम्प्ट, इसलिए आरटीपी में डाल दिया है। पहले 4 सर्विसेज थी, हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्टोरेंट। अब एक और ऐड हो गई है अमेंडमेंट से, विच इज लोकल डिलीवरी सर्विसेज। पहले अपन बोलते थे ए सप्लायर तू भी हट रे, ए रेसिपिएंट तू भी हट रे, हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्टोरेंट। ई कॉमर्स ऑपरेटर आएगा, टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। अब यहाँ पे लोकल डिलीवरी ऐड हो गया, तो अपन बोलते हैं ए सप्लायर तू भी हट रे, ए रेसिपिएंट तू भी हट रे, लो ई कॉमर्स ऑपरेटर जी आप आ जाओ, टैक्स कलेक्ट करो, गवर्नमेंट को पे करो। तो बस प्योर थियोरी है, आपको 5 सर्विसेज के नाम लिख के आने हैं कि लोकल डिलीवरी, हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्टोरेंट। यहाँ पे 9(5) अप्लाई होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, प्योर थियोरी आपको लिख के आनी है। क्वेश्चन 18 वैल्यूएशन कस्टम्स का क्वेश्चन है, बट इतना ज्यादा सिंपल है, मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन वैल्यूएशन में जो आ सकता है। कोई ट्रिकी एडजस्टमेंट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। 2 मिनट में थोड़ा सा भी वैल्यूएशन अगर आपको आता है ना, तो 2 मिनट में आप ये क्वेश्चन मेरे साथ कर लोगे। डेविड लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात। मशीन इंपोर्ट करा है एयर से। बस एक चीज ध्यान रखनी है, एयर से इंपोर्ट करा है मतलब जो भी अपना एक्चुअल फ्रेट होगा उसको 20% ऑफ एफओबी से कंपेयर कर लेंगे और विच एवर इज लोअर आएगा वो अपन को फ्रेट एक्सेप्ट करना रहेगा। एयर है तो बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीआईएफ दे रहा है, बट वी नो क्वेश्चन कुछ भी बोले अपने को आंसर हमेशा एफओबी से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन में अगर 50,000 का सीआईएफ दे रखा है तो माइनस अपन कर लेंगे 12,500 का फ्रेट और 2,500 का इंश्योरेंस चार्जेस, तो एफओबी आ जाएगा मेरा 35,000। देन उसके बाद यहाँ पे डिजाइन एंड पेटेंट चार्जेस दे रखे हैं $2,000 के, जो फ्रांस में पे करे हैं। मैम कोई भी डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह अगर इंडिया के अलावा कहीं पे भी पे करते हैं तो वो सीआईएफ का पार्ट, एडजस्टेड एफओबी का पार्ट बन जाते हैं। यहाँ पे $2,000 फ्रांस में पे करे हैं, फिगर अपनी ऑलरेडी डॉलर में ही चल रही है तो सीधा यहाँ पे 2,000 को ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा मेरा एडजस्टेड एफओबी। इसका 20% निकाल लेंगे, 37,000 का 20% आएगा 7,400, जिसको कंपेयर कर लेंगे अपन एक्चुअल फ्रेट से, क्योंकि एयर का केस है तो विच एवर इज लोअर लेंगे तो 7,400 का फ्रेट आ जाएगा। इंश्योरेंस जो एक्चुअल दिया है वो ऐड करना है एंड हियर आई गेट माई सीआईएफ वैल्यू इन डॉलर। इसको रुपए में कन्वर्ट करना है। एक्सचेंज रेट हमेशा अपन बिल ऑफ एंट्री का लेते हैं, कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, बिल ऑफ एंट्री दोनों दिया है, बट वी नो कि एक्सचेंज रेट हमेशा बिल ऑफ एंट्री का ही लेना होता है। मल्टीप्लाई बाई 80 किया और आपको यहाँ पे मिल जाएगा असेसेबल वैल्यू। ड्यूटी भी इवन कैलकुलेट करने नहीं दिया, ड्यूटी कैलकुलेट करने दी होती तो अपन देखते कि विच एवर इज लेटर है उस दिन की ड्यूटी, उस दिन का अपन परसेंटेज लेते, ड्यूटी निकालते, सोशल वेलफेयर सरचार्ज करते, बट कुछ दिया ही नहीं है ना, तो ड्यूटी का परसेंटेज दिया है ना ड्यूटी पूछा है, सिर्फ असेसेबल वैल्यू पूछा था, अपन ने कैलकुलेट करा और इनको दे दिया। सो दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीमली सिंपल। इससे काफी टफ क्वेश्चंस ऑलरेडी वैल्यूएशन के अपनी बुक में है और अपन कर चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, दैट इज फ्रॉम वेयर हाउसिंग चैप्टर। अगेन ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अपनी क्वेश्चन बैंक में है। आई विल नॉट से एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर तो है, कुछ ऐसा नया कंसेप्ट नहीं है जो पहली बार टेस्ट हो रहा है। राइट मैम। सुपरआग पेपर मिल्स लिमिटेड imported 500 tons of bamboo pulp paper rolls on 5th April.
हावेवर अपन को डायरेक्ट इसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करना है, तो अपन ने वेयरहाउसिंग के लिए अप्लाई करा और 15 अप्रैल को 5 मंथ्स के लिए गुड्स को वेयरहाउस में डालने के लिए अपन को ऑर्डर मिल चुका है। ठीक है, सो 15 अप्रैल को 5 मंथ्स के लिए आप गुड्स को वेयरहाउस में रख सकते हो, विच मीन्स अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 15 सितंबर तक मुझे क्या करना है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके कभी भी गुड्स को वेयरहाउस से निकालना है। अगर मैंने 15 सितंबर तक नहीं निकाला तो 15 सितंबर के दिन जब वो 5 मंथ्स खत्म हो रहे हैं, गवर्नमेंट डीम्ड मान लेगी कि मेरे गुड्स रिमूव हो चुके हैं। तो फिर जो भी उस 15 सितंबर के दिन रेट ऑफ ड्यूटी रहेगा वही एप्लीकेबल हो जाएगा, ड्यूटी कैलकुलेशन हो जाएगा एंड आई विल हैव टू पे दैट। अगर मैं 15 सितंबर के पहले कभी भी एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर लूँ तो फिर जो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के दिन का रेट होगा वो अप्लाई होगा एंड अकॉर्डिंगली माई ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड। अभी हम बोल रहे हैं एज ऑफ नाउ 15 अप्रैल को, यानी जब मैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रही हूँ तब रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी 5% है। ठीक है, अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट वील कीप इन माइंड कि इनटू बॉन्ड के टाइम पे रेट 5% है। उसके बाद सुपर आर्क ने एप्लीकेशन फाइल करी है कि हमें वेयरहाउसिंग का पीरियड एक्सटेंड करना है। कब? 10 सितंबर को, जो रिजेक्ट हो गया। 10 सितंबर को एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया पर वो रिजेक्ट हो गया, तो हमने क्या करा, 4 अक्टूबर को एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करा और गवर्नमेंट ने एक टेम्पररी एग्जेम्पशन लाया था। गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो पेपर रूल्स है ना, ये 2 अक्टूबर से लेके और 15 अक्टूबर के बीच में अगर कोई इंपोर्ट करता है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, उस टाइम पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो एग्जेम्प्ट रहेगा। मतलब 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में एग्जेम्प्ट था, नहीं तो 5% रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल है। ठीक है, अपन ने जो एक्चुअल एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करा वो 4 अक्टूबर है, वो इस पीरियड के बीच में फॉल हो रहा है। मतलब सुपर आर्क बोल रहा है कि मेरे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के दिन पे तो ड्यूटी एग्जेम्प्ट है, तो मुझे कोई ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। हावेवर टेल मी, जब हमारा वेयरहाउसिंग पीरियड एक्सटेंड हुआ ही नहीं तो डीम्ड रिमूवल कब माना जाएगा मैम? 15 सितंबर को ही। आप उसके बाद 4 अक्टूबर को कंसिडर भी क्यों कर रहे हो? क्योंकि वेयरहाउसिंग पीरियड तो एक्सटेंड ही नहीं हुआ। तो यानी 15 सितंबर के दिन ही हमारा क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड रिमूवल मान लिया जाएगा, और जो रेट ऑफ ड्यूटी प्रेवलेंट है 15 सितंबर के दिन वो हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। एग्जेम्पशन स्टार्ट हुआ है 2 अक्टूबर से, तो 15 सितंबर के दिन तो जो इनटू बॉन्ड के टाइम पे रेट था 5% वही एप्लीकेबल रहा। मतलब मुझे जब मेरा डीम्ड रिमूवल गवर्नमेंट मान लेगी वेयरहाउसिंग पीरियड खत्म होने पे, उस दिन पे जो 5% रेट एप्लीकेबल था उसी रेट से कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। 17 अक्टूबर को क्या हुआ? 15 तक तो एग्जेम्प्ट ही था, फिर उसके बाद 17 अक्टूबर से रेट रिवाइज हो गया और 7.5% इफेक्टिव ड्यूटी बन चुकी है। तो कस्टम्स डिपार्टमेंट अब अपने को बोल रहा है कि तुमको क्या करना है, 7.5% ड्यूटी पे करना है। सो हमें यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल होनी चाहिए। हम यानी कि सुपर आर्क बोल रहा है 0 ड्यूटी लगेगी क्योंकि एक्स बॉन्ड फाइल किया उस दिन ड्यूटी एग्जेम्प्ट थी। डिपार्टमेंट बोल रहा है कि नाना तुमने तो लेट फाइल किया, अब 7.5% ड्यूटी भरो, नोटिस वोटिस सब कुछ दे दिया हमें। द करेक्ट आंसर इज, ना डिपार्टमेंट को कुछ आता है ना सुपर आर्क को, दोनों ही गलत है। ना तो 0% आएगा ना 7.5% आएगा। हम बोल रहे हैं कि अगर वेयरहाउसिंग पीरियड एक्सटेंड नहीं हुआ तो जिस दिन अपनी वैलिडिटी खत्म हुई विच इज 15 सितंबर, उस दिन डीम्ड रिमूवल माना जाएगा और उस दिन जो भी प्रेवलेंट रेट थी उसी से सारा वैल्यूएशन कैलकुलेशन हो जाएगा। और उस दिन तो मैम 5% रेट थी, मतलब ड्यूटी एज ऑन 15 सितंबर विच इज 5% इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन दिस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट। नीदर डिपार्टमेंट नॉर सुपर आर्क इज करेक्ट, दोनों के ही कंटेंशन यहाँ पे इनवैलिड हो जाएंगे। राइट मैम। Last question for RTP, question 20, again similar to question 8 version 8, refund under customs। refund under customs के चैप्टर में आप देखोगे तो प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड केस लॉ है एक, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सिंपल अपन बोलते हैं कि यार कभी अपने ऊपर कोई असेसमेंट एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ है और अपन उससे खुश नहीं है, अपन ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट पे कर रहे हैं, अपन को अगर उसके सामने अपोज करना है, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर अग्रीव्ड, तो अपन क्या करते हैं, जाके अपील करते हैं। आप सीधा रिफंड का एप्लीकेशन कर दो, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे अपोज कर रहे हो, आप अग्रीव्ड हो, ऐसा बता रहे हो कि गवर्नमेंट रिफंड में भी तो सब कुछ चेक करके रिफंड देती है ना, ऐसा नहीं होता है। रिफंड एप्लीकेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट टू अपील, ये चीज अपन प्रिया ब्लू के केस लॉ में पढ़ चुके हैं। सिमिलर क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी है, एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज नहीं है, सिमिलर है आई एम सेइंग। बाकी जैसे ऊपर 2 क्वेश्चंस थे वो तो एग्जैक्ट ही सेम थे,
ये सिमिलर है। तो कंपनी खुश नहीं है जो भी असेसमेंट ऑर्डर डिपार्टमेंट ने पास करा है, तो इसलिए एक बार ड्यूटी प्रोटेस्ट में पे करी और फिर सीधा जाके उसका रिफंड अप्लाई कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप असेसमेंट ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आपको जाके अपील करनी पड़ती है। आप रिफंड की एप्लीकेशन करके अपील को बाईपास नहीं कर सकते हो। दैट इज द सिंपल आंसर योर। प्रिया ब्लू का यहाँ पे रेफरेंस देना है, नहीं भी याद है तो एज पर डिसाइडेड केस लॉ करके भी आप लिख सकते हो कि अगर कहीं पे अपील रिक्वायर्ड है तो अपील ही करनी पड़ेगी। रिफंड की एप्लीकेशन अपील को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती। बस ऐसा प्योर थ्योरी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। डन, वेरी सिंपल। just 1 hour में we have completed the entire revision test paper discussion. As I said in the beginning, जैसी कभी कभी कुछ अटेम्प्ट में तो एकदम खतरनाक ही आरटीपी आ जाती है, वैसी नहीं है, थोड़ी सी सिंपल है कंपेरेटिवली। बट हाँ, आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे टेस्ट होंगे। लाइक इस छोटी सी आरटीपी में इन लोगों ने रिफंड अंडर कस्टम्स, वैल्यूएशन, वेयर हाउसिंग, कस्टम्स का प्रोविजनल असेसमेंट, जीएसटी का प्रोविजनल असेसमेंट, आईटीसी, एडवांस रूलिंग, टाइम ऑफ सप्लाई, आरसीएम, एग्जेम्पशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इन्होंने टेस्ट कर लिए हैं। सो कंसेप्चुअली द आरटीपी इज गुड कि आपको हर तरफ का नॉलेज है कि नहीं। बट अगर आपको हर तरफ का नॉलेज है तो आपको ये टफ लगे, कुछ नया लगे, वैसा नहीं है, इट इज मैनेजेबल। सो आपको एग्जैक्ट एक इवैल्यूएशन मिल जाएगा कि चलो मुझे सारे एरियाज का आइडिया है, मैंने जो पढ़ा है वो मैं अप्लाई भी कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, उस तरीके की आरटीपी है। अगर आपको ये जो मेरी मार्किंग्स वाली एनोटेड पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखी है, सीए रिद्धि बागमार, यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम, या फिर आप सीधा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उधर जाके you can download this annotated RTP also. I hope you guys enjoyed the session, had fun. If yes, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, share it with your friends, everyone. Do comment down about how your experience was. I'll see you all in some another revision videos. Till then, take care and bye bye everyone. Just one last thing, एग्जाम्स अब बहुत ही पास आ चुकी है, काफी कम टाइम बचा है, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स होंगे आपके अंदर के अरे यार बोथ ग्रुप से एक पे शिफ्ट हो जाऊं क्या, कैसे मैनेज होगा, नहीं हो पा रहा है। डोंट जस्ट गिव अप, ठीक है। आई हैव बीन थ्रू दिस, एवरीवन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अराउंड यू हैज बीन थ्रू दिस। बस जिसने इस फीलिंग को बाईपास करके, सरपास करके, कंट्रोल लाके, डिसिप्लिन से पढ़ लिया, वो बन गया, ठीक है। इवन मेरी एग्जाम मई 2022 में थी एंड अंटिल मिड जनवरी आई वाज इन अ पोजीशन जहाँ पे मैं मेरे लेक्चर्स फिनिश कर रही थी। हमारे टाइम पे तो पेपर भी 8 थे, कॉस्टिंग और लॉ भी कंपलसरी था, सो आई हैड 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कंपेयर्ड टू यू टू रिवाइज एंड ऑल, राइट। तो बहुत बार मन में सेल्फ डाउट आया था कि अरे यार एक ग्रुप पे शिफ्ट हो जाऊं क्या, पता नहीं होगा नहीं होगा। एंड आई हैव बीन रैंकर थ्रू आउट, मतलब मेरे 10th में, 12th में, कॉलेज में हमेशा अच्छे मार्क्स आए, बीकॉम में भी मेरा ऑल गुजरात रैंक 3 था। तो अब फेल होने से तो कितना ज्यादा डर लगेगा कि यार मतलब इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है सबको आसपास, मैं कैसे कर पाऊंगी। सो दोस डाउट्स वर देयर। However, every other day I used to tell myself कि नहीं रिद्धि, you have to do it. मतलब दिस इज द चांस। ये तू खुद सोच ले, तेरे को 4 महीने मेहनत करनी है या उसके बाद वो एक लूप में फंसना है, फिर और 6 महीने पढ़ना है। मेरा बिगेस्ट मोटिवेशन था कि यार मुझे ये बुक्स वापस नहीं खोलनी। मैंने एक बार ये बुक्स खोल लिया है, पढ़ लिया है, उसमें मेरे को मौत आ रही है। सो इमेजिन डूइंग दिस ऑल ओवर अगेन, आई डोंट वांट टू डू इट वन फॉर ऑल। चाहे मुझे आज 4 घंटे एक्स्ट्रा बैठना पड़े, पुश करना पड़े, थोड़ा सा कम सोने मिलेगा, I will not hamper my schedule. I will not force myself. But yes, I am going to push myself. So that push made me do it. और वो हो गया एक बार में, और वो एक बार में हो जाने की ब्यूटी ही थोड़ी सी अलग होती है। So all the best guys. I know it is tough, a lot of pressure building on you because result से एग्जाम तक टाइम ही इतना कम बचता है। बट वही बात है, जिसने ये प्रेशर झेल लिया, पढ़ लिया और निकाल लिया, उसका सेट है। So just keep going. I am with you. You yourself have to be your biggest motivator. Your family is with you, and I know you are going to do it. मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में। टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।